जय हिंद साथियों। अगस्ता क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगस्ता क्लास के माध्यम से जो आपकी अभी क्लासेस चल रही है, क्विक रिवीजन की क्लासेस, वो क्विक रिवीजन की क्लास में आज जो हम टॉपिक डिस्कस कराने जा रहे हैं वो साइमन नेहरू गोलमेज सम्मेलन और 1935 के अधिनियम। ये चार टॉपिक एक ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है आपके 71 बीपीएससी का। और इन टॉपिकों को कवर करने में जो आपको 5 से 6 क्लास लग जाएंगे, यानी 5 से 6 दिन जो लगते हैं, उन सारे चीज़ों का इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आज के सेशन के माध्यम से हम इन सारे चारों टॉपिक को डिस्कस कराएंगे। और इस टॉपिक के माध्यम से हम उन पहलुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक तरह से इम्पोर्टेंट होगा। प्रीलिम्स का डेट जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, लगभग 5 से 6 दिन आप लोगों का बचा हुआ है। और ये 5 से 6 दिन के दौरान हम आपको पूरा मॉडर्न इंडिया जो है वो उसको कंप्लीट ही करा ही देंगे, जिसमें से अगर हम टॉपिक अगर देखें तो मुश्किल से 3 या 4 टॉपिक ही आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो आज के सेशन के माध्यम से जो हम यहाँ पर डिस्कस कराने जा रहे हैं वह है आपका साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में लिखा हुआ है गोलमेज सम्मेलन और 1935 का एक्ट। ये चार टॉपिक को आज के क्लास के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। इन चारों टॉपिकों में जो हमें डिस्कस कराना है मुख्य रूप से जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा वो है आपका फैक्ट को लेकर, यानी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इन सभी टॉपिक से ये सारे चीज़ों को हम इस पे डिस्कस कराएंगे। फैक्ट के साथ साथ हम इस पे कॉन्सेप्ट पे भी हम यहाँ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट ये चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आज की क्लास के दौरान हम इन सारे फैक्टों पर भी डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्चुअली पॉइंटों पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेशन को लेट ना करते हुए जल्द से जल्द हम सेशन को शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि पहला स्लाइड में जैसे साइमन आयोग, जिसमें लिखा हुआ है कि साइमन आयोग के गठन का क्या कारण रहा, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट पे हम इसे लेके चलेंगे। देन इसके पश्चात अगर देखें तो साइमन आयोग का भारतीय प्रतिक्रिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इस पे हमें डिस्कस करना है। ये भारतीय प्रतिक्रिया में हमें ये उन तत्वों पर या उन बातों पर हमें डिस्कस करना होगा जो भारतीय प्रतिक्रिया के संदर्भ में निकल कर आता है, यानी साइमन आयोग के बहिष्कार को लेकर और साइमन आयोग के समर्थन में कौन कौन राजनीतिक दल थे जो साइमन आयोग के समर्थन में रहे और कौन कौन ऐसे राजनीतिक दल थे जो साइमन आयोग के विरोध के रूप में उभर के आए। तो इन पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस कराने के बाद हम नेहरू रिपोर्ट पे भी आएंगे और इसमें भी हम देखें तो नेहरू रिपोर्ट के आने का क्या कारण रहा है उस पर हम फोकस करेंगे, जो कि आपका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये हमें डिस्कस करना है। साथ ही साथ इसमें अगर देखें तो नेहरू रिपोर्ट की विशेषता, ये आपका पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एक चीज इसी से रिलेटेड हम इस पे डिस्कस करेंगे, वो नेहरू रिपोर्ट में मतभेद को लेकर, मतभेद का क्या क्या आधार है उस पर भी हमें लेके चलना है। इसी मतभेद के दौरान जिन्ना के द्वारा जो मांगे रखी गई वो मांग थी 14 सूत्रीय मांग। तो यहीं से रिलेटेड जो है वो 14 सूत्रीय मांग पे निकल कर आता है। कुछ कांग्रेस के मंच या कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के द्वारा जो जो मांगे रखी गई है उसे भी हम डिस्कस यहाँ पर आज के माध्यम से करेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका कराची सत्र, ये भी हमें आज के टॉपिक के आज के क्लास के माध्यम से ही डिस्कस करेंगे। ये कराची सत्र और कराची सत्र के दौरान क्या क्या प्रस्तुतिकरण हुआ, ये सब आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन गोलमेज सम्मेलन और गोलमेज सम्मेलन, ये तीन गोलमेज सम्मेलन जो है उन सारे चीजों पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सेशन को ज्यादा लेट ना करते हुए सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला अगर देखें तो साइमन आयोग के गठन के कारण, यानी साइमन आयोग को लेकर इस पे डिस्कस करेंगे। अब इस पे अगर हम बात करें कि आखिर साइमन आयोग का गठन करने के पीछे क्या कारण है, तो इसका एक पृष्ठभूमि बनता है। वो पृष्ठभूमि है आपका 1919 का अधिनियम। तो ये ध्यान रखिएगा, 1919 का अधिनियम जो है ये साइमन आयोग के गठन का एक पृष्ठभूमि बना रहा है। और ये पृष्ठभूमि कैसे बना रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जो 1919 का अधिनियम लाया गया था, उसी अधिनियम के दौरान उसमें प्रोविजन में ये बात कही गई थी कि इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष के पश्चात एक रिव्यू कमेटी का गठन किया जाएगा। यानी 1919 के अधिनियम के दौरान जो ये प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया था, उस द्वैध शासन की जांच पड़ताल करने के लिए
एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक रिव्यू कमेटी का गठन किया जाएगा और ये रिव्यू कमेटी ही भविष्य के संवैधानिक सुधारों पर ध्यान देगी या अपना सुझाव देगी। बेसिकली ये 1919 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम में जो भी प्रोविजन था, खासतौर पर प्रांत में द्वैध शासन, उस द्वैध शासन की व्यवस्था से भारतीयों में संतुष्टि नहीं थी। इसलिए भारतीय इस 10 वर्ष के पश्चात, जो इसमें कहा गया था कि 10 वर्ष के पश्चात इसे अधिनियम का रिव्यू किया जाएगा, तो भारतीय 10 वर्ष के पश्चात ये रिव्यू कमेटी का इंतजार कर रहे थे कि कब वो रिव्यू कमेटी आएगी जिसमें भारतीय दल शामिल होकर, भारतीय सदस्य शामिल होकर उसमें थोड़ा बहुत सुधार लाएंगे। तो ये साइमन आयोग के गठन का एक पृष्ठभूमि बन रहा था। साइमन आयोग का अगर गठन का पृष्ठभूमि देखें तो ये मुख्य रूप से 1919 के जांच पड़ताल करने के लिए, यानी 1919 के अधिनियमों के जांच पड़ताल करने के लिए ये रिव्यू कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है ना। बट ये रिव्यू कमेटी जो इसमें प्रोविजन था 10 वर्ष के पश्चात होना चाहिए था, ये रिव्यू कमेटी 1929 में आना था, बट इस रिव्यू कमेटी को 2 वर्ष पूर्व ही भेज दिया गया। अब ये 2 वर्ष पूर्व क्यों भेजा गया, इस पे हमें डिस्कस करना होगा ये सारे चीजों को लेकर। तो हमने एक पृष्ठभूमि इस फिगर के माध्यम से समझिएगा, जैसा कि हमने आपको एक पृष्ठभूमि के माध्यम से बताया कि जो 1919 का एक्ट था, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझिएगा, जिसमें जो प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया, उस द्वैध शासन के जांच पड़ताल करने के लिए एक रिव्यू कमेटी गठित करने की बात कही गई थी और ये रिव्यू कमेटी 10 ईयर के पश्चात गठित करना था। यहाँ से अगर देखें तो ये रिव्यू कमेटी 1929 में गठित करना था, बट ये रिव्यू कमेटी 2 वर्ष पूर्व ही गठित कर दिया गया। तो एक भारतीय असंतुष्टि तो यहाँ से निकल कर आया कि रिव्यू कमेटी 2 वर्ष से पहले ही गठित कर दिया गया। 2 वर्ष पहले गठित करने के पीछे भी एक रीजन था और वो था इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन का एक संशय होना। जैसा कि जो 1919 का अधिनियम आया था, ये कंजर्वेटिव पार्टी के समय में आया था और 1928 में जो इंग्लैंड में चुनाव होने वाली थी, उस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को आभास हो गया था कि हमारी अगली पार्टी नहीं आएगी, हमारा सत्ता अगली नहीं आएगी और अगली सत्ता लेबर पार्टी की आएगी और जैसा ही लेबर पार्टी आएगी वो भारत समर्थक रिव्यू कमेटी का गठन कर देगा। तो इस संशय से, हालांकि सरकार फिर से कंजर्वेटिव की ही बन गई, लेकिन इस संशय से ही कंजर्वेटिव पार्टी ने 2 वर्ष पूर्व ही इस रिव्यू कमेटी का गठन कर दिया और यही रिव्यू कमेटी कहलाया। इसका ऑफिशियल नाम जो है वो है आपका इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। तो ध्यान में रखिएगा, जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमेटी जो है, इस रिव्यू कमेटी का ऑफिशियल नाम है और इस रिव्यू कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन, ठीक है ना। तो ये आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना होगा कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, ये रिव्यू कमेटी का गठन किया गया। इस रिव्यू कमेटी में कितने सदस्य थे, तो टोटल कुल इस रिव्यू कमेटी में 7 सदस्य रहे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि इस रिव्यू कमेटी में टोटल सदस्य कितने थे, तो 7। ये जितने भी मेंबर थे सब ब्रिटिश सांसद थे, तो ये सारा फैक्टों को आपको ध्यान में लेके चलना होगा कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये रिव्यू कमेटी का गठन किया गया। इस रिव्यू कमेटी का ऑफिशियल नेम जो था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन रहा। ये रिव्यू कमेटी 1919 के अधिनियमों के जांच पड़ताल करने के लिए गठित की गई थी और ये रिव्यू कमेटी 2 वर्ष पूर्व ही गठित कर दिया गया था, जिसका प्रतिक्रिया भारतीयों ने देना शुरू हुआ। तो एक पीटी से ओरिएंटेड इतना सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा और दूसरा फैक्ट जो है वो भारतीय प्रतिक्रिया के संदर्भ में निकल कर आता है कि ये भारतीय प्रतिक्रिया किस प्रकार से निकल कर आए। तो अब यहाँ से हमें भारतीय प्रतिक्रिया को समझना होगा। सबसे पहला भारतीय प्रतिक्रिया जो था वो कांग्रेस के मन से उभरा। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इस साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया और बहिष्कार करने के पीछे हमने आपको एक रीजन भी बताया था कि इसमें टोटल मेंबर जो थे वो ब्रिटिशर थे।
थे, जबकि भारतीय उससे रिव्यू कमेटी में शामिल होना चाह रहे थे। इसीलिए अब भारतीय प्रतिक्रिया निकलना शुरू हुआ, और ये भारतीय प्रतिक्रिया अगर देखें तो सबसे पहला भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में, ठीक है, ये भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में अगर देखें तो सबसे पहला प्रतिक्रिया निकला कांग्रेस के मन से। अब ये कांग्रेस से मन से अगर देखें तो इसका कौन कौन सा डेट जो है वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कांग्रेस के मन से सबसे पहला डेट जो है वो आपका निकल कर आता है 14 दिसंबर 1927। तो सबसे पहला डेट ये ध्यान रखिएगा कि 14 दिसंबर 1927 को साइमन आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, ये कांग्रेस के द्वारा, ठीक है ना। तो कांग्रेस के द्वारा साइमन आयोग का बहिष्कार करने का जो निर्णय है ये 14 दिसंबर 1927 को लिया गया, और इसका कंफर्मेशन जो है वो 1927 के मद्रास अधिवेशन, जो 27 दिसंबर 1927 को, ये भी डेट ध्यान में रखिएगा, 27 दिसंबर 1927 को जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, उस मद्रास अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के मंच से इसका पूर्ण तौर पर बहिष्कार किया गया। तो मद्रास अधिवेशन के माध्यम से पूर्ण बहिष्कार किया गया। अब एक फैक्ट आपको ध्यान में ये रखना होगा कि मद्रास अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो इसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी। तो ये एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी के अध्यक्षता में हुआ था, और इस मद्रास अधिवेशन के माध्यम से साइमन आयोग का पूर्ण तौर पर बहिष्कार किया गया। साइमन आयोग के बहिष्कार को लेकर कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दल भी इसके बहिष्कार में शामिल रहे हैं। तो वो भी आपका फैक्ट पीटी के संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट है कि साइमन आयोग का बहिष्कार जो है वो कौन कौन राजनीतिक दलों ने भी किया था, ये चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे तेज बहादुर सप्रू का जो पार्टी था, लिबरल पार्टी, ठीक ना, जिसको लिबरल्स कहा जाता है, ये इनके द्वारा भी साइमन आयोग का बहिष्कार करने का, हिंदू महासभा के द्वारा भी, हिंदू महासभा के द्वारा भी साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा भी, मुस्लिम लीग का जो जिन्ना का गुट था, उन्होंने भी इस साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। ये ध्यान रखिएगा, ये जिन्ना गुट, मुस्लिम लीग जो है वो दो गुटों में बटा हुआ था। एक मोहम्मद शफी और आगा खां के नेतृत्व में एक था, और दूसरा जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना के नेतृत्व में। तो मोहम्मद जिन्ना के नेतृत्व वाला जो मुस्लिम लीग था उसने भी आयोग का बहिष्कार किया था। बट कुछ ऐसे राजनीतिक दल थे जो आयोग के समर्थन में रहे हैं, और ऐसे समर्थन में अगर देखें तो आयोग के समर्थन में जो राजनीतिक दल रहा, जो साइमन आयोग के समर्थन में, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। उधर समर्थन में अगर देखें तो समर्थन के रूप में पंजाब का यूनिएस्टी पार्टी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूनिएस्टी पार्टी जो है वो कहाँ का है, तो पंजाब का यूनिएस्टी पार्टी जो है इसने साइमन आयोग का समर्थन किया था। पंजाब का यूनिएस्टी पार्टी के अलावा मद्रास का जस्टिस पार्टी, ये भी पीटी में पूछा जाता है कि जस्टिस पार्टी कहाँ का है, तो मद्रास का जस्टिस पार्टी, ये भी आयोग के समर्थन में रहा है। और आयोग के समर्थन में अगर देखें तो मोहम्मद शफी, यानी मुस्लिम लीग का जो दूसरा गुट था मोहम्मद शफी, ये मोहम्मद शफी भी आयोग के समर्थन में। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि मोहम्मद शफी, ठीक है, तो मोहम्मद शफी, ये कुछ ऐसे राजनीतिक दल थे जो आयोग के समर्थन में। तो ये सब आयोग के समर्थन में, और ये जितने भी राजनीतिक दल है वो आयोग के विरोध में रहे हैं। तो ये आपको फैक्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। समर्थन और विरोध के बावजूद भी साइमन आयोग जो है वो भारत आया, और भारत आकर इसने अपना जो दौरा है वो दौरा शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ दूसरा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि साइमन आयोग भारत कब आया था, तो साइमन आयोग का भारत प्रवेश जो है वो, ये डेट आपको ध्यान में रखिएगा, 3 फरवरी 1928 भारत में साइमन आयोग का आगमन। तो साइमन आयोग का भारत में आगमन कब हुआ, तो 3 फरवरी 1928, और 1928-29 तक
साइमन जो है वो भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में ये भ्रमण किया और फाइनली इसने 1930 में इंग्लैंड में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया और उसी रिपोर्ट पर वार्ता जो है वो इंग्लैंड में हुआ गोलमेज सम्मेलन के रूप में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रूप में। तो ये कुछ जो है वो साइमन आयोग से रिलेटेड जो फैक्चुअल चीज़ है वो हमने आपको बताया। अब शॉर्ट में अगर हम बोले तो साइमन आयोग से रिलेटेड जो फैक्ट है वो फैक्ट में एक डेट 14 दिसंबर 1927, 27 दिसंबर 1927, ये दो डेट आपको ध्यान में रखना होगा, जिसके माध्यम से कांग्रेस के मंच से साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया। इस बहिष्कार का समर्थन जो है वो कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया, जैसे लिबरल्स ने भी बहिष्कार का समर्थन किया, हिंदू महासभा ने भी बहिष्कार का समर्थन किया। लिबरल्स, हिंदू महासभा के अलावा अगर देखें तो मुख्य रूप से अगर एक और पार्टी था वो था आपका मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट, ये सभी लोग ने बहिष्कार किया है। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दल थे जो आयोग के समर्थन में रहे, जैसे पंजाब का यूनिएसटी पार्टी, मद्रास का जस्टिस पार्टी और मुस्लिम लीग का सफी गुट, ये सब आयोग के समर्थन में रहा। 3 फरवरी 1928 को आयोग भारत आया, भ्रमण किया और फाइनली 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। यही रिपोर्ट पर इंग्लैंड में परिचर्चा हुआ जो गोलमेज सम्मेलन के रूप में जाना गया। तो ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और फाइनली अगर देखें तो साइमन आयोग का गठन करने का उद्देश्य क्या था, तो साइमन आयोग का गठन करने का उद्देश्य था 1919 के अधिनियमों का जांच पड़ताल करना और भविष्य के लिए एक संवैधानिक सुधार तैयार करना। इस आयोग का ऑफिशियली नेम क्या था, तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इस आयोग में टोटल कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे और इस आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सर जॉन साइमन। इस आयोग का नाम साइमन आयोग भी कहा गया। तो भारत में इस प्रकार साइमन विरोधी आंदोलन चल रहा था और ऐसे साइमन विरोधी आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश के द्वारा चुनौती और उसी चुनौती का जवाब मिला नेहरू रिपोर्ट में। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट का गठन करने का कारण क्या था, अब पहले हम उसे समझेंगे। जिस प्रकार से भारत में साइमन विरोधी आंदोलन चल रहा था, उस साइमन विरोधी आंदोलन के दौरान, इसी साइमन विरोधी आंदोलन का नारा आप सुने होंगे, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। साइमन विरोधी आंदोलन जो चला, उस साइमन विरोधी आंदोलन के दौरान ही भारत सचिव, ये नाम ध्यान रखिएगा, भारत सचिव, ये सभी फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। भारत सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड, लॉर्ड बिरकेनहेड जो भारत सचिव थे, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दिया, या तो हमारे इस प्रारूप को एक्सेप्ट करें या सभी राजनीतिक दल मिलकर एक ऐसा प्रारूप बनाएं जिसमें सभी राजनीतिक दलों की सहमति हो। और इसी चुनौती को एक्सेप्ट किया गया और फाइनली जो है वो नेहरू रिपोर्ट का गठन किया गया। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट बेसिकली अगर देखें तो नेहरू रिपोर्ट साइमन आयोग का प्रति उत्तर निकला। नेहरू रिपोर्ट अगर देखें तो भारतीय द्वारा निर्मित पहला संविधान था। नेहरू रिपोर्ट अगर देखें तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये नेहरू रिपोर्ट का गठन किया गया। अब यहाँ से हमें नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी फैक्चुअल चीज़ है, ये तो हमने बताया कि साइमन आयोग का प्रति उत्तर भारतीयों ने किस प्रकार से दिया, तो नेहरू रिपोर्ट के रूप में प्रति उत्तर देता है। अब साइमन आयोग से रिलेटेड जो फैक्ट है वो फैक्ट को समझिएगा, ये सारे चीजों को लेकर। अब यहाँ से हम एक एक फैक्ट पे आते हैं। अब नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड जितना फैक्ट है वो सारे एक एक चीज पे डिस्कस करते हैं। जितना इंपॉर्टेंट जो था वो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस करा दिया। साइमन आयोग से रिलेटेड, जैसे साइमन आयोग में अगर देखें तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो ये एक नाम ध्यान में रखिएगा कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में साइमन आयोग का गठन किया गया था। बट मोतीलाल नेहरू के अलावा इस कमेटी में अगर देखें तो कई ऐसे लोग भी थे जो सदस्य के रूप में थे। ये सदस्य के रूप में अगर देखें तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, अली इमाम सदस्य के रूप में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस सदस्य के रूप में, तेज बहादुर सप्रू जो है, बहादुर सप्रू, ठीक है ना। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि तेज बहादुर सप्रू जो है, ये जो है वो सदस्य और अध्यक्ष के रूप में निकल कर आते हैं। ये सदस्य थे और ये अध्यक्ष थे, ठीक है ना।
ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये निकल कर आया था, ठीक है ना। अब नेहरू रिपोर्ट बेसिकली है क्या, तो नेहरू रिपोर्ट पहला भारतीय द्वारा निर्मित संविधान है, भारतीय द्वारा निर्मित। ये भी ध्यान में रखिएगा, कई बार पीटी में पूछा जा चुका है कि भारतीय द्वारा निर्मित पहला संविधान कौन था, तो भारतीय द्वारा निर्मित पहला संविधान जो है वो नेहरू रिपोर्ट रहा, ठीक है ना। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना, पहला भारतीय द्वारा निर्मित पहला संविधान जो है वो आपका नेहरू रिपोर्ट निकल कर आता है। अब इस नेहरू रिपोर्ट की अगर हम प्रोविजन पे अगर देखें तो कई ऐसे इसके प्रोविजन रहे हैं जो हम आपको वर्बली इस पे हम चर्चा कर देते हैं कि नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड अगर प्रोविजन में अगर देखें तो नंबर 1, भारत में संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था लाने की बात। ये संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था बेसिकली 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त करने के बदले इस व्यवस्था को लाने की बात कही गई थी। नंबर 2, भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात, ये इस नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। नंबर 3, अगर देखें तो वयस्क मताधिकार की बात इस नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। नंबर नेक्स्ट अगर देखें तो मूल अधिकार की पहली बार चर्चा अगर कहीं किया गया था तो मुख्य रूप से अगर देखें तो वो नेहरू रिपोर्ट में ही निकल कर आया था। तो ये सारे जो है वो नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड जो है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमने आपको बताया कि वयस्क मताधिकार के संदर्भ में, मूल अधिकार के संदर्भ में, संयुक्त निर्वाचन के संदर्भ में, डोमिनियन स्टेटस के संदर्भ में, संघीय व्यवस्था के संदर्भ में, भारत में जिस प्रकार से संघीय व्यवस्था का भी पहली बार चर्चा जो है इसी नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था, ठीक है। तो ये सभी नेहरू रिपोर्ट्स के रिलेटेड जो है प्रोविजन है जो हमने आपको फैक्चुअल रूप में आपको यहाँ पर डिस्कस करा दिया है। अब इस नेहरू रिपोर्ट में मतभेद और इसी मतभेद का उदाहरण जो है, मैं शॉर्ट में इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, ये सारे चीज को लेकर संयुक्त निर्वाचन की बात नेहरू रिपोर्ट में विशेषता के रूप में, संयुक्त निर्वाचन की बात। नंबर 2, वयस्क मताधिकार की बात, वयस्क मताधिकार की बात। नंबर नेक्स्ट, डोमिनियन स्टेटस की बात, डोमिनियन स्टेटस की बात। संयुक्त निर्वाचन तो हो ही गया, डोमिनियन स्टेटस के संदर्भ में हो गया। संघीय व्यवस्था की बात, संघीय व्यवस्था की बात, ये सभी जो है वो नेहरू रिपोर्ट के प्रावधानों में रहा है। डोमिनियन ऐसे मूल अधिकार के संदर्भ में, मूल अधिकार के संदर्भ में ये भी ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार का पहला चर्चा किस रिपोर्ट में किया गया था, तो मूल अधिकार से संबंधित जो है वो, मूल अधिकार से अगर संबंधित अगर बात करें तो मूल अधिकार से संबंधित जो पहला चर्चा है वो आपका नेहरू रिपोर्ट में। तो ये कुल मिलाकर संयुक्त निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, डोमिनियन स्टेटस और मूल अधिकार, ये नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में इसके प्रोविजन के रूप में रहा, जिसमें 2 मुद्दा को लेकर जो है वो नेहरू रिपोर्ट में मतभेद उभर कर आया, एक डोमिनियन स्टेटस को लेकर और दूसरा अगर देखें तो संयुक्त निर्वाचन को लेकर, ठीक है। तो ये संयुक्त निर्वाचन का विरोध जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग के द्वारा संयुक्त निर्वाचन और डोमिनियन स्टेटस का विरोध जो है वो कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा किया गया, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के द्वारा जो है वो मुख्य रूप से सत्यमूर्ति जैसे लोग के द्वारा जो है ये इसका विरोध किया गया, ये डोमिनियन स्टेटस को लेकर। जैसे मुस्लिम लीग के संदर्भ में अगर बात करें तो मुस्लिम लीग जो है वो संयुक्त निर्वाचन के समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, तो वही कांग्रेस का मानना था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज की बातें चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज की मांग चाहिए। तो ये 2 ऐसे मुद्दे थे जो मुद्दा जो है वो नेहरू रिपोर्ट की विफलता का आधार बना, जिसमें से नेहरू रिपोर्ट में अगर देखें तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो गुट था वो था सफी गुट ने इसका पूर्ण तौर पर विरोध किया, लेकिन संयुक्त निर्वाचन पर समझौता करने के लिए मुस्लिम लीग का एक गुट जो थे वो तैयार था, और वो जो गुट था वो था आपका जिन्ना का गुट, और जिन्ना का ही मांग था ये नेहरू रिपोर्ट में मतभेद को लेकर। यानी नेहरू की रिपोर्ट में मतभेद एक निकल कर आया कांग्रेस के द्वारा, मुद्दा डोमिनियन स्टेटस,
डोमिनियन स्टेटस का विरोध जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया गया और नेहरू रिपोर्ट में मतभेद निकल कर आया मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के माध्यम से मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वो विरोध किया गया मुद्दा संयुक्त निर्वाचन को लेकर। ये संयुक्त निर्वाचन को लेकर जो है वो विरोध संयुक्त निर्वाचन के रूप में अगर देखें तो संयुक्त निर्वाचन का विरोध जो है वो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था ये चीज़ों के लेकर। तो ये मतभेद था। इस मुस्लिम लीग में इस मुद्दा को लेकर सहमति जताएं जिन्ना ने, और जिन्ना ने इस मुद्दा पर जो सहमति जताई यानी कि वो संयुक्त निर्वाचन पर भी तैयार थे बशर्ते कुछ शर्तों पे, और यही शर्त जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग बेसिकली किससे जुड़ा हुआ था, तो नेहरू रिपोर्ट से रहा, और यही 14 सूत्रीय मांग जो है वो आपका पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ आपको दो तीन चीज़ समझना होगा कि ये 14 सूत्रीय मांग किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया गया। ये 14 सूत्रीय मांग किस लिए किया गया था, तो संयुक्त निर्वाचन पर समझौता के बदले, यानी संयुक्त निर्वाचन का जो प्रोविजन जो है, संयुक्त निर्वाचन का जो प्रोविजन वो किया गया था उसके जगह पर वो 14 सूत्रीय मांग पर समझौता करने की बात थी। और ये 14 सूत्रीय मांग में अगर देखें तो खास तौर पर मुस्लिम हित के संदर्भ में जिन्ना के द्वारा कुछ मांग रखी गई थी। तो मुस्लिम हित के संदर्भ में जो मांगे रखी गई यही मांग कहलाया 14 सूत्रीय मांग। अब मुस्लिम हित के संदर्भ में अगर 14 सूत्रीय मांग में अगर देखें तो कई ऐसे मांग था, जैसे केंद्रीय विधानमंडल में सीट को लेकर, यानी विधानमंडल में सीट को लेकर कहा गया कि 1/3 सीट मुस्लिम के लिए, दूसरा प्रांत में भी 1/3 सीट जो है वो मुस्लिम के लिए, तीसरा अगर देखें तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र का पुनर्गठन और वहां से मुस्लिम प्रतिनिधि का चयन, ये सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र का पुनर्गठन, ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्र का पुनर्गठन और साथ ही साथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र का पुनर्गठन और वहां से मुस्लिम प्रतिनिधि का चयन, सरकारी सेवा में मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित, सभी चीज जो है अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के बजाय प्रांत में रखने की बात जो है वो कहा गया। यानी कि अपशिष्ट शक्तियां के संदर्भ में भी अगर बात करें तो ये अपशिष्ट शक्तियां, ठीक है, तो ये अपशिष्ट शक्तियां अगर देखें तो अपशिष्ट शक्तियां प्रांत में, तो यही आपका जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग है। तो ये 14 सूत्रीय मांग अगर देखें तो जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग, यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, केंद्रीय विधानमंडल में सीट आरक्षित करने को लेकर 1/3 सीट मुसलमानों के लिए, प्रांतीय विधानमंडल में 1/3 सीट मुसलमानों के लिए, मुस्लिम बहुल क्षेत्र का पुनर्गठन, मुस्लिम बहुल क्षेत्र का पुनर्गठन, सरकारी सेवाओं में मुसलमानों के लिए सीट आरक्षण, अपशिष्ट शक्तियां प्रांत में, अपशिष्ट शक्तियां कहां पर, तो प्रांत में निहित करने, प्रांत में निहित, ठीक है। तो यही है जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग। अब 14 सूत्रीय मांग से यानी विभिन्न विभिन्न सूत्रीय मांगों से कई सारे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा 11 सूत्रीय मांग गांधी जी के द्वारा इरविन के समक्ष रखा गया, 14 सूत्रीय मांग जिन्ना के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया, 20 सूत्रीय मांग नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया कराची सत्र के माध्यम से, जो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। ये सभी आपको ध्यान में रखना होगा। तो जिस प्रकार से यह असहमति निकल कर आया, उसी असहमति के कारण यह नेहरू रिपोर्ट के प्रोविजनों को लागू नहीं कर पाया। परिणामतः क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया, क्योंकि इसमें प्रोविजन हमने आपको बताया था कि नेहरू रिपोर्ट में प्रोविजन बेसिकली क्या था कि सभी दलों की सहमति रहा। तो इस प्रकार हमने दो टॉपिक यहाँ पर आपको बताया, एक साइमन को लेकर
और दूसरा नेहरू रिपोर्ट को लेकर। अब यहाँ से प्रीलिम के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि नेहरू रिपोर्ट में जो प्रोविजन है वह प्रोविजन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे संघीय व्यवस्था का प्रोविजन, संयुक्त निर्वाचन का प्रयोजन प्रोविजन, मूल अधिकार का प्रोविजन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सभी आपको प्रोविजनों को ध्यान में रखना होगा। दूसरा अगर देखें तो जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग, ये भी आपका एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसने 14 सूत्रीय मांग को रखा था। तो जिन्ना ने रखा था, कब? तो नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचन पर समझौता को लेकर। तो इस प्रकार आपका ये नेहरू रिपोर्ट वाला जो टॉपिक था वो आपका एंड हुआ। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो मुख्य रूप से एक टॉपिक आपका और निकल कर आता है, ये है आपका कराची सत्र। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको सिर्फ इसमें फैक्ट के रूप में ही आपको समझ लीजिए। सबसे पहला चीज है 1931 में पटेल की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ध्यान रखिएगा कि कराची सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची सत्र, ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची सत्र हुआ। इस सत्र के दौरान कुछ मांगे रखी गई, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट मांग है, ये है 20 सूत्रीय कार्यक्रम। यानी कि नेहरू ने जो आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो सर्वप्रथम इसी में प्रस्तुत किया गया। दूसरा, इसी अधिनियम में मूल अधिकार से संबंधित बातों की भी चर्चा की गई थी और पहली बार यह इसे पारित भी कराया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के द्वारा मूल अधिकार को सर्वप्रथम कब पारित कराया गया, तो वहां आंसर हो जाएगा कराची सत्र। और कांग्रेस के मन से पहली बार मूल अधिकार का प्रस्तुतिकरण कब हुआ था, तो वहां आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। हालांकि यहाँ पर इसको पारित कराया गया था मूल अधिकार को लेकर। उसके अलावा इसी में ही कृषक समस्या, श्रमिक समस्या और अल्पसंख्यक मुद्दों का भी प्रस्तुतिकरण किया गया था। तो ये सभी चीज जो है वो आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब कराची सत्र से कहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो एक चीज ध्यान रखना है, कराची सत्र के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रमों का, आर्थिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण जो नेहरू के द्वारा हुआ था। दूसरा, मूल अधिकार के प्रस्ताव को पारित जो है वो इस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये आपको फैक्ट आपको ध्यान में लेकर चलना होगा, ठीक है ना। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जो हमने यहाँ पर आपको डिस्कस करवा दिया था। अब इसके अलावा अगर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर देखें तो आपका निकल कर आता है मुख्य रूप से साइमन आयोग को लेकर। तो ठीक है, तो यहाँ से गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में। तो यहाँ से अगला जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह है आपका गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन में जहाँ से पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में एक कॉन्सेप्चुअली तो ये समझिए कि आखिर इसका आयोजन क्यों हुआ था। तो ये बेसिकली एक वार्ता था। वार्ता का उद्देश्य क्या था? भविष्य के भारत के संविधान को तैयार करना, भारत के संविधान पर परिचर्चा, यानी भावी संविधान यानी आने वाले संविधान को बनाने के लिए एक चर्चा। मुख्य रूप से क्यों? तो साइमन की रिपोर्टों पर चर्चा। तो ये ध्यान रखिएगा कि साइमन आयोग जो 1928 में भारत आया और 27 में जिसका गठन हुआ था, इसने 1930 में अपना रिपोर्ट इंग्लैंड में प्रस्तुत कर दिया था और इसी रिपोर्ट पर परिचर्चा जो है वो हमें लंदन में करना था। वही परिचर्चा गोलमेज सम्मेलन के रूप में जाना गया। तो गोलमेज सम्मेलन के रूप में आपको ये एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों हुआ था। तो ये गोलमेज सम्मेलन अगर देखें तो साइमन के प्रति उत्तर पर एक वार्ता, इस वार्ता में भारतीयों को भी शामिल करने की भी बात कही गई। और कुल मिलाकर देखें तो 1930 से 32 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, जो आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपका नवंबर 1930 से 31 के बीच में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन अगर देखें तो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। और तीसरा अगर गोलमेज सम्मेलन अगर देखें तो नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के बीच में हुआ था। तो ये गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा अगर देखें तो गोलमेज सम्मेलन से संबंधित क्या क्या फैक्ट निकल कर आता है ये, जैसे इस सम्मेलन में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की भागीदारी सिवाय कांग्रेस को छोड़कर।
तो एक चीज आपको ध्यान में रखिएगा कि कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी नहीं लिए थे। उस समय के जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल थे, चाहे वो लिबरल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, हिंदू महासभा हो, कई ऐसे लोग, दलित वर्ग, व्यापारिक वर्ग, देशी रियासत के प्रतिनिधि, सभी लोग जो है इस सम्मेलन में शामिल लिए हुए थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस सम्मेलन में शामिल होने में दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में अंबेडकर जी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए थे, तो अंबेडकर जी, जिनका हर सम्मेलन में एक ही डिमांड रखा जाता था, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, जो 1932 में इसे पारित भी करा दिया गया था। इसके अलावा दलित वर्ग के अलावा अगर देखें तो इस सम्मेलन में शामिल होने में व्यापारिक वर्ग भी यहाँ इसमें शामिल हुए थे। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना होगा कि व्यापारिक वर्ग भी इसमें शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में अगर देखें तो देशी रियासत के राजाओं ने भी इसमें भागीदारी निभाया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। इस सम्मेलन में अगर हम देखें तो लिबरल्स पार्टी भी इस सम्मेलन में, यानी तेज बहादुर सप्रू और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो पार्टी लिबरल्स पार्टी थी, ये भी इसमें शामिल हुए थे। हिंदू महासभा जो है वो भी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, और मुस्लिम लीग भी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। ये मुस्लिम लीग भी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। अब ये जितने हैं ये सभी जो है वो सभी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। ये आपको ध्यान में रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुए, बाकी सभी राजनीतिक दल, सभी प्रतिनिधि जो है वो इसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस एकमात्र जो जो शामिल हुए तो वो ये कांग्रेस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की सहभागिता प्लस इन सभी लोगों की सहभागिता जो हमने यहाँ बताया था, यानी सभी लोगों की सहभागिता रहा। और वही तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ये कांग्रेस का इसका बहिष्कार किया गया, कांग्रेस के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। तो ये भारत के तरफ से जो प्रतिनिधि थे, जो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस कराया था। ब्रिटेन के तरफ से कौन कौन प्रतिनिधि कर रहे थे, तो ये भी फैक्ट में आपको ध्यान में रखना होगा कि ब्रिटेन के रूप में अगर देखें तो ये इंग्लैंड में, तो ये हमने इसका गठन बताया कि इसके गठन के पीछे कारण था साइमन आयोग के प्रति उत्तरों पर चर्चा करना। इस सम्मेलन की अध्यक्षता अगर देखें तो जॉर्ज पंचम, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि उद्घाटन करता जॉर्ज पंचम इसके उद्घाटन करता थे। वही अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ये आपको नाम ध्यान रखना है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। जिस समय ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कौन था, तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड। कांग्रेस मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी, बाकी तीनों गोलमेज यानी प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की सहभागिता नहीं रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अगर कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे, तो गांधी जी वो प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। अन्य लोग भी अगर गए थे तो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल बनकर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से वो शामिल हुए। चाहे वो आपको सरोजनी एनी बेसेंट की भूमिका बोले या मदन मोहन मालवीय की भूमिका बने, ये व्यक्तिगत रूप से इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। बट कांग्रेस डेलीगेशन के रूप में एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी की सहभागिता रहा। उस सम्मेलन के दौरान ही मुद्दा उठाया गया, और वो मुद्दा था आपका दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। परिणामतः वो उस सम्मेलन को समाप्त कर वो भारत आते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कराएंगे। ठीक है ना। तो ये आपका गोलमेज सम्मेलन रहा। ये गोलमेज सम्मेलन 1932 तक आते आते समाप्त हो गया। समाप्ति के बाद इसका एक प्रोसेस शुरू हुआ कि इस सम्मेलन की वार्ता और साइमन की रिपोर्ट का मूर्त रूप दिया जाए, और उसी मूर्त रूप को देने के लिए इंग्लैंड में कई सारे चरणों से इससे गुजरना पड़ा, जैसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करना। इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का उद्देश्य था दोनों रिपोर्टों का एक मूर्त रूप देना, और इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही अक्टूबर 1933 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका मूल रूप या मूर्त रूप अगर देखें तो 1935 के अधिनियम के रूप में उभर कर आता है। तो यहीं से हम अगला भी एक टॉपिक भी डिस्कस करवा देते हैं, वो है आपका 1935 का अधिनियम। ठीक है ना। तो ये आपका फैक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है।
अब यहाँ पर अगर देखें तो एक और चीज़ है, उसको भी हम यहाँ डिस्कस करा ही देते हैं आप लोगों को, और वो है आपका ये 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो ये आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना है। 1935 का एक्ट है। तो बेसिकली अगर 1935 का एक्ट अगर देखें तो ये एक्ट बना कैसे, तो साइमन और गोलमेज सम्मेलन का मूर्त रूप, जिसमें कई प्रकार का प्रोविजन था। उस प्रोविजन में हमने एक इसके बारे में एक बार डिस्कस जो है वो हमने रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान भी कराया था। फिलहाल इसमें समझिएगा, इस व्यवस्था के तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। तो एक फैक्ट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किस एक्ट के तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुआ, तो वो आपको 1935। दूसरा, प्रांतीय स्वायत्तता की बात, यानी प्रांत में जो द्वैध शासन थी उसकी समाप्ति जो है वो इस अधिनियम के बाद। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात, अखिल भारतीय संघ बनाने की बात, जिसमें रियासतों को भी शामिल करने की बात कही गई थी। हालांकि रियासतों की अस्वीकृति के कारण ये संघ अस्तित्व में नहीं आ पाया। ये आपको एक ध्यान में रखना होगा। 6 प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था थी। एक फैक्ट आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, 6 प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था। और ये 6 प्रांत अगर देखें तो ये 6 प्रांत आपका निकल कर आता है, एक बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। ये 3 नाम आपको ध्यान में रखना होगा। और 3 नाम बिहार, यूपी और असम। ये 6 ऐसा प्रांत है जहां पर द्विसदनीय यानी अपर हाउस और लोअर हाउस की स्थापना करने की बात की गई थी। और एक और था जो ये प्रांतीय स्वायत्तता कराने की घोषणा जो की गई, इसी को ध्यान में रखकर 1937 में पहला प्रांतीय चुनाव, ये 1937 का पहला प्रांतीय चुनाव उभरा। और यही 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को 6 प्रांतों में, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि कांग्रेस को 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई और 6 प्रांत में कांग्रेस की सरकार स्थापित हुआ। तो यही इसको लेकर हम यहीं पर एक और टॉपिक को इंड करने जा रहे हैं, और वह है आपका 1935 के पश्चात 1935 में जो प्रांतीय स्वायत्तता की घोषणा की गई थी, उसी प्रांतीय स्वायत्तता को लेते हुए नेक्स्ट जो हम टॉपिक यहीं पर कवर करवा देते हैं वो है आपका 1937 का प्रांतीय चुनाव। 1937 का प्रांतीय चुनाव, बेसिकली ये प्रांतीय चुनाव में अगर देखें तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है इसको समझिएगा। जैसे इस यहाँ से क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका बनेगा कि इस प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुई। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 6 ऐसे प्रांत थे जहां पर कांग्रेस का पूर्ण बहुमत, तो ये 6 प्रांत में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत, ये 6 प्रांत में अगर देखें तो एक प्रांत ऐसा था जहां पर मिलीजुली सरकार के माध्यम से जो है वो कांग्रेस ने सरकार स्थापित की थी। बाकी 5 प्रांत ऐसे था वो पूर्ण बहुमत के रूप में रहा, यानी बाहरी सपोर्ट के रूप में अगर देखें तो बंबई एक प्रांत था जो बाह्य सपोर्ट के पश्चात सरकार बनती है। बाकी 5 प्रांत ऐसे हैं जहां पर पूर्ण बहुमत जो है वो कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। ये कांग्रेस को 5 प्रांत में अगर देखें तो कौन कौन सा प्रांत था, तो नंबर 1 मद्रास। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा कि मद्रास संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, ये 5 प्रांत में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। इसके अलावा बंबई में सपोर्ट के बाद कांग्रेस यहाँ पर सरकार अपने बनाई। ठीक है, तो कुल मिलाकर 6 प्रांत में 2 ऐसे प्रांत है जहां पर बाहरी सपोर्ट कांग्रेस के माध्यम से मिला हुआ था। अगर देखें वो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के संदर्भ में जो है वो मुख्य रूप से अगर बाहरी सपोर्ट के रूप में उभर कर आता है। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा, अगर देखें मुस्लिम लीग को अगर कहाँ सीट मिला, तो मुस्लिम लीग को अगर देखते हैं तो पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, लेकिन वो भी संयुक्त सरकार। तो पंजाब में अगर देखें तो पंजाब में संयुक्त सरकार, और ये जो संयुक्त सरकार है
मुस्लिम लीग प्लस पंजाब का यूनिएसटी पार्टी, जो हमने अभी आपको बताया था, तो पंजाब का यूनिएसटी पार्टी जो है, ये मिलकर जो है यूनिएसटी पार्टी दोनों मिलकर यहाँ पर सरकार अपने बनाती है। उसी प्रकार से बंगाल में अगर देखें तो बंगाल में भी संयुक्त सरकार का गठन, बंगाल में संयुक्त सरकार का गठन, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये संयुक्त सरकार अगर देखते हैं तो मुस्लिम लीग प्लस कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। ये तो ये सब प्रांतीय चुनाव से रिलेटेड जो है वो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रांतीय चुनाव से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण तथ्य है 1936 और 37 का अधिवेशन, 1936 का लखनऊ अधिवेशन और 1937 का फैजपुर अधिवेशन। इन दोनों अधिवेशन के दौरान, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, इन दोनों अधिवेशन के माध्यम से ही चुनाव लड़ने की घोषणा कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो ये मुख्य रूप से जो है ये कांग्रेस के द्वारा जो प्रांतीय चुनाव में जो सफलता रहा, कुल 11 प्रांत में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। 3 ऐसे प्रांत थे जहां पर कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला, वो था बंगाल, सिंध और पंजाब। ये ध्यान रखिएगा, बंगाल, सिंध और पंजाब में कांग्रेस का सपोर्ट है, कांग्रेस का समर्थन नहीं था, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। बाकी हर प्रांत में अगर देखें तो 6 प्रांत में कांग्रेस का सरकार, ये 6 प्रांत मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, बिहार और मद्रास, ये 6 प्रांत में, और एक बंबई, ये 6 प्रांत जो है वो कांग्रेस ने ये 5-6 प्रांत में अपनी चुनावी सफलता का बिगुल जो है उसने स्थापित किया। और कांग्रेस के द्वारा जो ये चुनावी सफलता मिला, इसी चुनावी सफलता को देखते हुए जहां जहां कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई, इसको वॉच करने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, जिसमें अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, ये 3 नाम ध्यान रखिएगा कि काफी एक इंपॉर्टेंट कमिटी था, केंद्रीय नियंत्रण परिषद, जिसका उद्देश्य था कांग्रेस शासित प्रदेशों को देखरेख करना। और ये केंद्रीय नियंत्रण परिषद में सदस्य के रूप में वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कि ये 6 प्रांत में जो सरकार स्थापित हुआ, इन 6 प्रांत में वह दिखने के लिए कांग्रेस किस प्रकार से शासन कर रही है, किस प्रकार से शासन चल रहा है, इसे देखते हुए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। और यही केंद्रीय नियंत्रण परिषद में सदस्य के रूप में पटेल, वल्लभ भाई, केंद्रीय नियंत्रण परिषद और सदस्य के रूप में पटेल, अबुल कलाम आजाद, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, अबुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद, ये केंद्रीय नियंत्रण परिषद के सदस्य थे। और इनका काम था इन 6 प्रांतों में जो सरकार चल रही है इसका देखरेख करना। तो इस प्रकार प्रांतीय चुनाव का जो हमने आपको बताया ये यहाँ पर आपका निकल कर आता है। इसी बीच 1939 में जब वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है तो कांग्रेस, ब्रिटेन ने भारत को भी युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया। परिणामतः जो है ब्रिटेन ने अपने इन सारे क्षेत्रों को से कांग्रेस ने जिन जिन क्षेत्रों में अपनी सरकार बनाई थी वहाँ से उन्होंने इस्तीफा देने की बात की। और उसके बाद कांग्रेस की राजनीति जो है वो आपका शुरू हो जाता है। मुख्य रूप से अगर देखें तो ये राजनीति आपका निकल कर आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। तो बस यही से आपका जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की राजनीति और इसके पश्चात अगर देखें तो जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपका निकल कर आता है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक में भारत छोड़ो आंदोलन और 1943 के बाद जो है वो भारत की क्या क्या परिस्थितियां रही, ये यानी कुल मिलाकर 2 से 3 क्लास के माध्यम से हम ये सारे चीज़ों को डिस्कस करवा देंगे ताकि आपका क्विक रिवीजन की क्लासेस जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस क्विक रिवीजन की क्लासेस की समाप्ति के बाद तब तक हम समाप्त करते करते मेरे ख्याल से 9 या 10 तारीख हो जाएगा, 2 दिन बचेगा। एक वीडियो मैं आप लोगों के और बनाऊंगा जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव पूरा 2 से 3 घंटे के वीडियो के माध्यम से कॉम्प्रिहेंसिव पूरा हम आपका जितना क्विक रिवीजन का हमने करवाया अभी तक की क्लास को उसको सारे को एक साथ 1 से 2 घंटे की क्लास में समराइज कर देंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी। ठीक है, तो आज सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन के माध्यम से एक अलग टॉपिक को लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।